Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. तो स्टूडेंट्स आज है 21 अगस्त और दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम गो थ्रू करेंगे। ओके, जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम कवर करने वाले हैं जो आपके दोनों न्यूज़पेपर में आई है और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस साल का जीके के लिए और एज वेल एज फॉर लीगल रीजनिंग ऑल्सो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जीके या रीजनिंग में लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आ सकते हैं। और यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग बेसिकली कि आपके पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिस पर्टिकुलर बिल के अंदर में अगर किसी प्रेजेंट मिनिस्टर को कि जो ऑफिस के अंदर में है अगर उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है तो फिर उस पर्सन को मिनिस्टरशिप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो एग्जांपल के लिए कि राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर है या यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है अगर उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है और उस बेसिस पे पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है तो 30 डेज के बाद उनको अपनी पर्टिकुलर पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और स्टेट लेवल पे ये पर्टिकुलर डिसीजन तो गवर्नर लेगा और सेंट्रल लेवल पे ये डिसीजन आपका प्रेसिडेंट लेगा। यानी कि जो सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर हो गया और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें प्रेसिडेंट रिमूव कर पाएगा और स्टेट लेवल पे जो गवर्नर है ऑन दी गवर्नर जो है वो आपका चीफ मिनिस्टर और आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर पाएगा। तो ये पर्टिकुलर नया लॉ यहां पे इंट्रोड्यूस करने की बात है और इस वजह से यहां पे थोड़ा सा एक रकस क्रिएटेड है एंड आई एम श्योर आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर चीज में इश्यू क्या है। यहां पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये पर्टिकुलर यहां पे पर्टिकुलर एलिगेशन लगा रही हैं कि जो गवर्नर होता है उस पे पहले ही एलिगेशन है कि वो सेंटर को फेवर करता है। तो अगर अपोजिशन रूल्ड पार्टीज आपका गवर्न कर रही है किसी स्टेट को तो वहां पे जो गवर्नर है सेंटर के बातों को फॉलो करते हुए वहां पे जो अपोजिशन रूल स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर्स को उनको मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है और उससे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। एट द सेम टाइम आप ऐसे समझिए कि एग्जांपल के लिए हो सकता है कि देयर माइट बी सम मिनिस्टर जिसके अगेंस्ट में थोड़े क्रिमिनल चार्जेस हो और वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील हो, मतलब कि उसकी वजह से ही वो गवर्नमेंट रन कर पा रही हो। या फिर ऐसे भी ले लीजिए कि एक मेन पार्टी है और दूसरी जो एक छोटी पार्टी है उसके एक पर्टिकुलर पर्सन को मिनिस्टर बनाया हुआ है सो दैट उनकी मेजॉरिटी रहे। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसके अगेंस्ट में अगर लेट्स से कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है तो यहां पे नाउ इट इज पॉसिबल कि जस्ट बाय द फैक्ट ऑफ अरेस्ट इस पर्टिकुलर पर्सन को जो गवर्नमेंट है जो गवर्नर है वो रिमूव कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर थ्रेट के बेसिस पे भी इस पर्टिकुलर पर्सन से उस गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया जा सकता है। उससे क्या होगा, ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी और यहां पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। तो बिकॉज यहां पे ये पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है इसलिए अपोजिशन लीडर्स जो हैं इस पर्टिकुलर लॉ को ड्रैकोनियन बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये लॉ इज बाउंड टू गेट मिसयूज बाय द रूलिंग पार्टी इन द गवर्नमेंट और इस वजह से इस पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट में कल लोकसभा राज्यसभा सब जगह रकस ही क्रिएटेड था। ओके, तो यहां पे ये तो है कि जो अभी कंटेक्स्ट चल रहा है। अब हमें समझना पड़ेगा कि करंटली अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है या लेट्स से कोई एमपी है एमएलए है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर बिल है उसके अंदर में क्या प्रपोज प्रोविजन है, उसमें क्या प्रपोज प्रोसीजर है और दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या है, इन चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि करंट लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बातें हैं, पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं जिसके अंदर में जो बेसिक ग्राउंड्स होते हैं आपके मेंटल इनकैपेसिटी, आपका प्रूवन मिसबिहेवियर, ये सब ग्राउंड्स हैं आपके। बट इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आगे के जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स होंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा और पार्लियामेंट ने आपका बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। ये इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपका। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 1951 जो है आरपी एक्ट जो है इसका सेक्शन 8 है जो हमें यह बताता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई क्रिमिनल केस फाइल का कोई क्राइम कमिट करता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में वो कब डिस्क्वालिफाइड होगा, कितने टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा और उसके बाद में वो कब जाके इलेक्शंस कंटेस्ट कर पाएगा। ओके, तो अगर आप इस न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ते हो
तो उसके अंदर में बहुत बेसिक्स दिया हुआ है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेक्शन 8 है उसको अच्छे से समझ लेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लीगल रीजनिंग के अंदर में ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस की वर्डिंग्स है, इसी को थोड़ा घुमा फिरा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां पे कन्विक्ट हो जाता है फॉर एनी क्राइम और जब उसको 2 साल से ऊपर की सजा होती है तभी वो डिस्क्वालिफाइड होता है। बट ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ सेक्शन 8 क्लॉज 3 है। तो जो सेक्शन 8 क्लॉज 3 हम पढ़ेंगे उसके अंदर में ये चीज लिखी हुई है। बट उससे पहले आपके सेक्शन 8 क्लॉज 1 और 8 क्लॉज 2 आते हैं। अब 8 क्लॉज 1, 8 क्लॉज 2 और सेक्शन 8 क्लॉज 3 में डिफरेंस क्या है ये समझिए। सेक्शन 8 क्लॉज 1 और 8 क्लॉज 2 के अंदर में कुछ स्पेसिफिक आपको यहां पे क्राइम्स मेंशन है। जैसे 8 क्लॉज 1 में लिखा है कि अगर आपको कोर्ट कन्विक्ट करता है, ठीक है, तो एक तो नए वाले लॉ से डिफरेंस समझ में क्या आ रहा है। 8 क्लॉज 1, 2, 3 क्या कहते हैं, कन्विक्शन, यानी कि कोर्ट ने बोला है कि यू आर गिल्टी। और अब क्या करना चाहते हैं, कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं करा है, आपको पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट ने आपको अरेस्ट जो है वो करवा दिया, तो आप जुडिशियल कस्टडी के अंदर में हो। ओके, तो उस बेसिस पे भी, अरेस्ट के बेसिस पे भी अगर 30 दिन से ज्यादा अरेस्ट पीरियड है तो आपको यहां से रिमूव किया जा सकता है। तो ये लॉ में चेंज है। 8 क्लॉज 1 क्या कहता है, 8 क्लॉज 1 कहता है अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट करा है बिकॉज यू हैव बीन प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, रिलीजियस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जो पर्टिकुलर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसमें आप लड़ाई, एनमिटी फैला रहे हो, यानी कोई हेट स्पीच कर रहे हो, आपके अगेंस्ट में रेप का केस है, टेररिस्ट एक्ट्स करे हैं आपने नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करा है, इस तरह के कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स यहां पे मेंशन्ड है। तो अगर सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर में जो क्राइम मेंशन्ड है उसके अंदर में आपको पनिशमेंट लेट से सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की मिली है, ऑब्वियसली रेप का केस होगा तो मोर देन 10 इयर्स होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। बट यहां पे क्या लिखा है, अगर आपको इन पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको पनिशमेंट कितने टाइम की मिली है, 1 दिन की मिली है, 10 दिन की मिली है, 2 साल की मिली है, 10 साल की मिली है, आप डिस्क्वालिफाइड हो इमीडिएटली और अब आप नेक्स्ट 6 इयर्स तक कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, जब तक आप जेल में हो वो टाइम पीरियड और प्लस 6 इयर्स तक आप आगे के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। ओके, तो ये है 8 क्लॉज 1। 8 क्लॉज 2 क्या कहता है, सो 8 क्लॉज 1 में कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स है, 8 क्लॉज 2 में कुछ अलग क्राइम्स है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है फॉर होर्डिंग, सामान इकट्ठा करने के लिए सो दैट बाद में प्रॉफिट कर सके, डाउरी ऑफेंसेस एक्सेट्रा, तो डाउरी का कोई आपके अगेंस्ट में कोई डाउरी का क्राइम आपने कमिट करा है या आपका कोई मेंटल हैरेसमेंट का या फिर क्रुएलिटी का आपके अगेंस्ट में केस फाइल है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में अगर मिनिमम 6 मंथ्स की सजा होती है तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है फॉर द टाइम पीरियड प्लस 6 इयर्स। यानी कि 8 क्लॉज 1 के अंदर में पीरियड ऑफ कन्विक्शन या पनिशमेंट मैटर नहीं करता, कितने टाइम की जेल हुई है वो मैटर नहीं करता। 8 क्लॉज 2 में मैटर करता है। 8 क्लॉज 2 में क्या कहता है कि मिनिमम 6 मंथ्स की सजा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने होर्डिंग का क्राइम कर दिया है, मतलब कि आपने जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनको अपने पास गोडाउन्स में छुपा रखा था सो दैट जब पर्टिकुलर उनकी स्कैरसिटी होगी तो आप उस पर प्रॉफिट कमा लोगे। तो ये लॉ भी क्या है, बहुत पुराना है, जब यहाँ पे स्कैरसिटी होती थी और लोग इस तरह से प्रॉफिट बनाते थे, बट ये लॉ आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में होर्डिंग में आपको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आपने बोला यस यू आर गिल्टी, बट आपको 3 महीने की सजा दी है, तो आप 8 क्लॉज 2 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। यानी कि 8 क्लॉज 1 में कोई भी आपका टाइम पीरियड नहीं है। 8 क्लॉज 2 के अंदर में मिनिमम 6 मंथ्स का आपका यहां पे कन्विक्शन होना चाहिए, उस बेसिस पे आप पीरियड ऑफ कन्विक्शन के लिए प्लस 6 मोर ईयर के लिए आप वहां पे डिस्क्वालिफाइड हो। ओके, और अब आता है आपका सेक्शन 8 क्लॉज 3। सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या कहता है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 कहता है कि जो ऑफेंसेस आपके 8 क्लॉज 1 और 8 क्लॉज 2 में मेंशन्ड नहीं है, जो 8(1) और 8(2) में मेंशन्ड नहीं है, उन सब ऑफेंसेस के लिए अगर आपको जो इम्प्रिजनमेंट है, आपको जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की मिलती है, सिर्फ नॉट लेस देन 2 इयर्स, यानी कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा, 2 साल भी मिलेगी तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। ये मैं इसमें इसलिए फोकस कर रहा हूं, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि 2 साल तक
ठीक है 2 साल 1 दिन होगा तब होगा, नहीं, नॉट लेस देन 2 इयर्स लिखा है, मतलब कि 2 साल या उससे ज्यादा 2 इयर्स की पनिशमेंट पर भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। तो यहां पे कई बार कंफ्यूजन आता है कि राहुल गांधी का भी ऐसे ही एक डेफेमेशन का केस था। अब डेफेमेशन भी ऐसा ही क्राइम है जो 8(1) में नहीं है, 8(2) में नहीं है, तो यानी कि वो 8(3) में फॉल करेगा। और आपका जो डेफेमेशन होता है उसमें आपको 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, विच मींस उनके ऊपर पे 8 क्लॉज 3 इंपोज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ही इज गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज आपके 8 क्लॉज 3 के अंदर में उनको 2 साल से ऊपर की सजा हुई है। यहां पे क्या होगा, आपको उस पीरियड के लिए एंड प्लस 6 इयर्स आफ्टर रिलीज। तो यहां पे इन तीनों के अंदर में ये डिफरेंस है, और ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज आई फील लाइक कि अगर ये न्यूज में बहुत रहा तो ये आपके लीगल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हो सकता है आपके करंट लीगल फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है जो नया फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है इवन दो ये पास नहीं होता है बट लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये तो हो गए आपके 8 क्लॉज 1, 8 क्लॉज 2 और 8 क्लॉज 3। अब यहां पे एक सेक्शन 8 क्लॉज 4 और है। अब ये 8 क्लॉज 4 क्या है, तो जब आप सेक्शन 8 क्लॉज 4 को पढ़ते हो तो इसके अंदर में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनको गैप दिया हुआ था। गैप क्या था कि अगर कोई एमपी और एमएलए है जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 8 क्लॉज 1, 8 क्लॉज 2 और 8 क्लॉज 3 के अंदर में, और अगर वो 3 महीने के अंदर में अपील फाइल कर देता है तो उसका जो पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन है वो स्टे हो जाएगा। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, एग्जांपल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, कन्विक्ट, और अब आपने अपील कर दी हाई कोर्ट के पास अगले 3 महीने के अंदर में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में अगर यहां पे आपका जो पर्टिकुलर पनिशमेंट है उसको स्टे लगा दिया गया है बाय द हाई कोर्ट, तो अब आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। अब ये जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस लिली थॉमस केस के अंदर में आपके सुप्रीम कोर्ट ने 8 क्लॉज 4 को यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ द व्यू कि जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज यहां पे ये एक अलग कैटेगरी दे रहा है कि अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया है तो व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ 3 मंथ्स इन दिस पर्टिकुलर केस। जैसे ही कोर्ट ने कन्विक्ट किया है वैसे ही वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और इसके अंदर में एक छोटा सा उन्होंने पर्टिकुलर इनको एक क्या कहते हैं एक फ्री हैंड दिया, और फ्री हैंड ये है कि अगर यहां पे वो अपर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं अपील में, और अपील के अंदर में उनका जो कन्विक्शन है उस पे स्टे लगता है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अब समझिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, अगर उनका जो कन्विक्शन है उस पे स्टे लगता है तो मैं कन्विक्शन की स्टे की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो स्टे है वो 2 चीजों पे हो सकता है। एक होता है कन्विक्शन की आप गिल्टी हो या नॉट गिल्टी हो, और दूसरा हो सकता है आपको जो पनिशमेंट मिली है उस पे स्टे है, मतलब कि आपको कोर्ट ने बोला यस यू आर गिल्टी और आपको 3 साल की सजा होती है, तो जो हायर कोर्ट है वो ये कह सकता है कि आपका कन्विक्शन तो स्टेड नहीं है, यू आर गिल्टी, बट आपके पनिशमेंट पे अभी बात करेंगे कि आप 2 साल के लिए गिल्टी हो, 3 के लिए हो, 5 के लिए हो। तो यहां पे सिर्फ पनिशमेंट पे स्टे लगाने से फायदा नहीं होगा, यहां पे स्टे लगना चाहिए कन्विक्शन के ऊपर पे, जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ था कि कन्विक्शन के ऊपर पे यहां पे स्टे लगा दिया गया था। तो यहां पे सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है ये अब आपका रिडंडेंट हो चुका है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहां पे चेंज कर दिया। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर लेफ्ट में आपको दिख रहा है ये यही आपको समझाने की कोशिश है, बट यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पे भी लिखा है कि एटलीस्ट 2 इयर्स की सजा यहां पे होनी चाहिए, बट द रियलिटी इज कि 8 क्लॉज 1 और 8 क्लॉज 2 के अंदर में आपके मिनिमम 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, और यहां पे कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब आप कन्विक्ट होते हो तभी आपको क्यों आपने अरेस्ट करा है, तो देयर माइट बी सम पर्टिकुलर रीजन कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो उसका रीजन ये है कि हमारा जो पर्टिकुलर जस्टिस सिस्टम है वो वर्क करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के ऊपर पे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या कहता है कि जब तक क्राइम प्रूव नहीं होता तब तक आप नॉट गिल्टी पार्टी हो। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जब तक आप कन्विक्ट नहीं हुए हो देयर वुड बी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और जैसे ही ये पर्टिकुलर
आपका कन्विक्शन होता है, आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो एंड हो जाता है। नाउ यू कैन बी टेकन टू द कोर्ट। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार बोला गया कि अरेस्ट के बेसिस पे अगर लेट्स से किसी ने रेप या मर्डर के केसेस हैं, हाउ कैन दोस पीपल बी मिनिस्टर्स? तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली बोला हुआ है कुछ जजमेंट्स में, एक जजमेंट यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स को इंक्रीज करना, उसको एक्सपेंड करना है, तो वो पर्टिकुलर ग्राउंड सिर्फ पार्लियामेंट आपकी इंक्रीज कर सकती है, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। और फिर एक मनोज नरोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2014 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी करा है कि लीगली कोई बार नहीं है प्राइम मिनिस्टर पे किसी ऐसे पर्सन को मिनिस्टर बनाने का जिसके ऊपर पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। एग्जांपल के लिए कि कोई एक्स मिनिस्टर है जो सेंटर में मिनिस्टर बनाया जा, एक्स पर्सन है, एमपी है जो सेंटर में मिनिस्टर बनाया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल करे हुए हैं, चल रहे हैं, बट उसे कन्विक्ट नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पे कोई लीगल बार नहीं है, ऐसा बनाया जा सकता है, कहीं पे कोई मना नहीं है, बट PM is expected to uphold constitutional morality, कि जो हमारा स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट जस्ट लेटर ऑफ द लॉ, बट जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है वो भी फॉलो होनी चाहिए, तो इसलिए ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए। ओके, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, जिसके लिए 130th अमेंडमेंट बिल लेकर आया है। याद रखना एक और चीज कि ये जो बिल होते हैं इनके नंबर अलग होते हैं, यही पर्टिकुलर बिल पास हो जाएगा, जो एक्ट का नंबर होगा वो अलग होगा। बहुतों को पता होगा, बहुतों को लग रहा है कि बहुत बेसिक बात है, बट बहुत स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ये पर्टिकुलर बिल है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जब ये एक्ट बन जाएगा तो इसका नंबर चेंज हो जाएगा। तो 130th अमेंडमेंट बिल जो है आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, से आर्टिकल 75, 164, 239 AA को यहाँ पे बेसिकली अमेंड करने की बात चल रही है, जो आपके सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और आपके यूटी के मिनिस्टर, स्पेसिफिकली यूटी ऑफ दिल्ली के लिए आपका डील करता है। तो इन तीनों करा जा रहा। प्रोविजन क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये याद नहीं करना है आपको, सिर्फ समझ लो इस वाले पार्ट को। प्रोविजन क्या हो जाएगा? अ मिनिस्टर हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days on charges punishable with imprisonment of 5 years or more shall be removed from office by the 31st day। ये एक फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा कि बेसिकली कब होगा आपका अरेस्ट। तो मिनिस्टर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है और डिटेन किया जा रहा है फॉर 30 consecutive days, यानी 30 दिन लगातार वो आपके पुलिस कस्टडी के अंदर में है, और जो पर्टिकुलर सेक्शंस, जो चार्जेस उसके ऊपर पे लगाए गए हैं, अगर उसमें वो इंप्रिजन होता है तो उसको मिनिमम ऑफ 5 years की सजा होगी। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में उसको ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। ओके, और ये सब पे लगेगा, प्राइम मिनिस्टर पे लगेगा, चीफ मिनिस्टर पे लगेगा, सेंटर और स्टेट दोनों के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे लगेगा। बट यहां पे एक छोटा सा जो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक बहुत अच्छी पावर दी हुई है, वो ये है कि प्रेसिडेंट जब पीएम को या यूनियन मिनिस्टर्स को रिमूव करेगा, ऑब्वियसली पीएम के लिए नहीं, ही वुड वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ही तो अपने मिनिस्टर्स को यहां पे अपॉइंट कर रहा है, तो व्हाई वुड इट बी द केस कि वो रिकमेंड करेगा अगर उसकी गवर्नमेंट को खतरा है। बट यहां जब गवर्नर का आता है वहां पे कहीं पर भी एडवाइस की बात नहीं रखी है, तो चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए गवर्नर को किसी से एडवाइस नहीं लेनी। और यहां पे जो गवर्नर का ऑफिस है, इसी का ही तो एलिगेशन लग रहा है मिसयूज का बार बार। अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिक्र हो रहा है, वहां पर भी गवर्नर की ही पोजीशन को तो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहां पे इसका जिस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेशन करा हुआ है इस पर्टिकुलर बिल का, उसको देखकर वो पर्टिकुलर एश्योरेंस नहीं आ रहा कि ये मिसयूज होगा या नहीं होगा। और रिमूवल जो है वो रिवर्सिबल है अगर उनको कस्टडी से रिलीज कर दिया जाता है। बट ये अननेसेसरी के आपके क्या कहते हैं प्रोसीजरल चेंजेस करे हुए हैं, जिसका एक्चुअल में अगर कोई मिसयूज करना चाहे, हेल बेंट हो कि मुझे यहाँ पे इस गवर्नमेंट को रिमूव ही कराना है, तो वो बहुत इजीली इसको मिसयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लर्निंग्स क्या है, हमें लर्निंग्स क्या मिल रही हैं? पहला तो ये है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हो गया एक चीज का, वो है रिमूवल ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट एंड कस्टडी रेदर देन कन्विक्शन। सिर्फ रिमूवल, सिर्फ अरेस्ट और कस्टडी के बेसिस पे आपको रिमूव किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर, आपका यहाँ कन्विक्शन
जरूरी नहीं है। यास्टिक जो है वो जुडिशियल कंफर्मेशन यानी कन्विक्शन से रिमूव करके 30 डेज से ऊपर के डिटेंशन पे यहाँ पे कर दिया गया है, और इससे कंसर्न क्या हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज का। तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पुराना प्रोसीजर था, जो पुराना प्रोसीजर है 8 क्लॉज 1, 2, 3, 4 का, और जो नया प्रोसीजर है उसके अंदर में क्या क्या नए चेंजेस करे जा रहे हैं और ये कैसे मिसयूज किए जा सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले मैंने वही न्यूज पिक करी है जो दोनों ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पे थी। एट द सेम टाइम ये हमारे लिए जीके और रीजनिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक एडिटोरियल देख लेते हैं, इंडियाज डेमोक्रेसी इज फेलिंग द माइग्रेंट सिटीजन। तो यहां पे इन्होंने, इन दोनों ऑथर्स ने मिलके बिहार की एक स्टडी करी है, प्रॉपर केस स्टडी करी है, और उससे ये कुछ पर्टिकुलर कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं। और वो कंक्लूजन इस तरीके से हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे वो इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, जो माइग्रेटिंग सिटीजन्स है इंडिया के, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंडिया में कहीं भी जाके अपने मूव करने का, मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, उनका जो पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक राइट है, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, डेमोक्रेटिक राइट टू वोट, वो जो पर्टिकुलर राइट है वो फेल हो रहा है माइग्रेंट सिटीजन्स के लिए। विच मीन्स कि अगर आप अपने ही जगह पे हो, जहां आपका बर्थ हुआ है, जहां आप बचपन से रह रहे हो, अगर वहीं रह रहे हो तो आपकी डेमोक्रेसी के जो राइट्स हैं वो इंटैक्ट है। बट अगर आप मूवमेंट करते हो तो फिर ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके सक्सेसफुली डिफेंड करे जाएंगे बाय द पावर दैट बी। मतलब कि जो गवर्नमेंट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके पर्टिकुलर राइट्स को यहां पे सिक्योर कर पाए। तो इस आर्टिकल के अंदर में, बहुत अच्छा आर्टिकल आया आपका ये, इसके अंदर में कुछ हमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, एंड आई थॉट कि यहां पे कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे, वो भी दूर हो जाएंगे। जैसे कि आई एम श्योर इफ आई आस्क यू कि आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेट है जहां पे से सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आते होंगे, मतलब काम करने के लिए उस स्टेट से यहां आते होंगे। एंड आई एम श्योर आप सबके दिमाग में नाम आ रहा होगा बिहार का, बट एक्चुअल में जो बिहार है वो नंबर 1 स्टेट नहीं है, वो नंबर 2 स्टेट है। तो आज हम देखेंगे नंबर 1 स्टेट कौन सी है, बिकॉज हमारा जो आंसर होता है वो डेटा बेस होना चाहिए। हम सिर्फ अपने परसेप्शन पे नहीं दे रहे हैं जवाब, वहां पे एग्जामिनर आपसे परसेप्शन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे कि भाई विच इज द सोर्स स्टेट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इनसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर हो सकता है, अलग स्टेट से जाते हो, जैसे पंजाब से बहुत लोग कनाडा जाते हैं, बट आपके इंडिया में माइग्रेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर स्टेट से होता है, और किस पर्टिकुलर स्टेट्स में होता है, उसमें टॉप स्टेट कौन सी है। ओके, तो यहां पे बेसिकली ही सेइंग कि 1.4 बिलियन पीपल की हमारी डेमोक्रेसी है, बट जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं वो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट फेस कर रहे हैं। और यहां पे केस स्टडी है बिहार की, क्योंकि बिहार के अंदर में करीब 3.5 मिलियन वोटर्स, 4.4% ऑफ टोटल वोटर जो हैं, उनका नाम जो है वो डिलीट कर दिया गया है थ्रू दी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज। और यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम प्रेजेंटली आपके बिहार में प्रेजेंट ही नहीं है, और इस वजह से वो अपना पर्टिकुलर जो नाम है उसको यहां पे मतलब बेसिकली इंक्लूड कराने के लिए प्रेजेंट हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इनको परमानेंटली माइग्रेटेड कैटेगरी में डाल के उनका नाम बेसिकली वहां से रिमूव कर दिया है। बेसिकली एसआईआर में क्या करा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये यहां पे रहते ही नहीं, बहुत सालों से यहां पे नहीं है, तो पॉसिबली ये माइग्रेट होके कहीं और जाके सेटल हो चुके हैं, जबकि दैट इज नॉट ट्रू। अगर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जब उनकी छठ पूजा की एक्सरसाइज होती है, दिवाली होते ही जब बहुत सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन वापस अपने घर पे जाते हैं, और इसके अलावा जब एग्रीकल्चर साइकिल में आपका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, फसल काटने का टाइम होता है, तब भी लोग फसल कटवाने के लिए अपने गांव वापस जाते हैं। उस टाइम में आप करते हैं, तो यही जो लोग परमानेंटली माइग्रेटेड हैं, यू वुड सी दोज पीपल प्रेजेंट देयर आल्सो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इन्होंने यहां पे मेंशन करा है। और माइग्रेंट जो होते हैं यूजुअली जब हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होता है तब वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए दे बिकम अ विक्टिम ऑफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब उनका जो राइट टू वोट है उससे वो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद यहां पे हम देख लेते हैं सोर्स स्टेट ऑफ हाई माइग्रेशन क्या है। एंड यहां पे ये अपना मिसकंसेप्शन क्लियर कर लीजिए। सबको लगता है बिहार सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स करता है, बट इट इज नॉट बिहार, इट इज उत्तर प्रदेश। और इनके में जो गैप भी है वो 6 मिलियन लोगों का है। करीब 10 मिलियन आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, 4 मिलियन आपके जो पर्टिकुलर लोग हैं बिहार से माइग्रेट करके दूसरी स्टेट्स में जाते हैं। और यू कैन सी हियर कि ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, यहीं से पर्टिकुलर आपके जो लोग हैं माइग्रेंट्स हैं वो आउट
माइग्रेट करते हैं। और ये लोग सबसे ज्यादा काम करने कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा महाराष्ट्र, जिसमें प्राइमरली लोग आपके मुंबई में ही जाते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स। फिर आपका गुजरात आ जाता है, गुजरात में सूरत और अहमदाबाद है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरला एंड कर्नाटका, अदर स्टेट्स आर आल्सो देयर। बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होना चाहिए, सोर्स स्टेट कौन सी है माइग्रेंट्स की सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश है। और डेस्टिनेशन स्टेट कौन सी है, तो वो महाराष्ट्र है, मुंबई है आपका सिटी के अंदर में। ओके, और यहां पे अब हमें ये समझना है, जो ये पर्टिकुलर ऑथर्स ने भी आर्ग्यू करा है कि व्हाट इज द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बीइंग प्रोवाइडेड टू द माइग्रेंट्स एंड हाउ वी एज अ डेमोक्रेसी आर फेलिंग टू प्रोवाइड और रेस्पेक्ट दीज पर्टिकुलर राइट्स। तो यहां पे सबसे पहले 326 आ जाता है, जो कहता है कि एनीवन हु इज 18 प्लस एंड हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन इंडिया। बट यहां पे क्या हो रहा है, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल राइट टू वोट है, ये पर्टिकुलर राइट जो है आपका यहां पे माइग्रेंट्स के केस के अंदर पे सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी उनके गारंटी नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है कि हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। बट यहां पे क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज वो बिहार में पैदा हुआ है और करंटली वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं 14 और 15 का यहां वायलेशन डायरेक्टली हो रहा है। 19(1)D और E ये तो हमें दिख ही रहा है कि हर किसी के पास, हर किसी इंडियन सिटीजन के पास फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है। बट जब उसका डिसइनफ्रेंचाइजमेंट होता है सॉरी, वो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्या हो रहा है, उसके जो राइट्स हैं ये सक्सेसफुली नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम 326 में जो आपका वोटिंग का राइट है वो भी यहां वायलेट होता है। अगेन आई विल रिपीट, राइट टू वोट आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, कंफ्यूज मत हो जाना। 326 पे राइट टू वोट लिखा हुआ है। ओके, तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसके अंदर में इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल सोलर अलायंस प्लान्स टू एस्टैब्लिश रिसर्च हब इन इंडिया। तो यहां पे आपका जो एक बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो बेसिकली सोलर एनर्जी को, सोलर पावर्ड एनर्जी को यहां पे प्रमोट करना चाहता है ISA, उसने डिसाइड करा है कि इंडिया के अंदर में सोलर पैनल या सोलर की एनर्जी को बेटर एफिशिएंटली बनाने के लिए रिसर्च हब क्रिएट करे जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं एक सिलिकॉन वैली, जो आपका सिलिकॉन वैली की तरह वर्क करेगा, जैसे कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है, वैसे वर्क करेगा इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी। और यहां पे प्लान करे गए हैं कि वर्ल्ड के अंदर में जो ISA कंट्रीज हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रीज में ऐसे 17 आपके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे। ओके, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर होंगे, जिसमें जो पहला सेंटर है वो इंडिया के अंदर में एस्टैब्लिश हो रहा है। ओके, सो दिस इज द न्यूज। बट ISA है, तो जिनको ISA नहीं पता उसको रिवाइज करवा देते हैं यहाँ पे। तो ISA जो है, एज अ नेम सजेस्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव बॉडी है जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इनिशिएट करी थी, जिसके थ्रू ये वर्ल्ड के अंदर में सोलर पावर को प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज वेरी चीप फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। कहां पे ये पर्टिकुलर प्रपोजल आया था, तो जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके COP नंबर 21 जो 2015 में हुआ था, उसके अंदर में ये पर्टिकुलर आपका कॉन्फ्रेंस करा जाएगा। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम, इंडिया के अंदर में। गुरुग्राम के अंदर में इसका हेडक्वार्टर, ISA सेक्रेटेरिएट आपका स्टार्ट भी हो चुका है, बिगिन हो चुका है। ओके, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रीटी इसका बेसिस है आपका, जिसके बेसिस पे ये आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ISA का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंटर हो चुका है 2017 में। अब इस ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से फर्क क्या पड़ता है, तो ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये एक इंटरनेशनल लीगल बॉडी बन चुकी है। ये एक इंटरनेशनल लीगल बॉडी बन चुकी है, मतलब इसके लीगल राइट्स और ड्यूटीज हैं, मतलब कि ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट साइन कर सकती है विद कंट्रीज एज वेल एज विद इंटरनेशनल UN ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नहीं होता तो नहीं कर पाती, अब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है तो ये बेसिकली क्या कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है विद कंट्रीज एज
वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेंबरशिप तो इनिशियली जब इसको क्रिएट करा गया था तो इसकी मेंबरशिप वाज रिस्ट्रिक्टेड टू कंट्रीज विच आर लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मुझे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बट आपके क्लैट में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो किस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के ऊपर पे है। ओके, और एक अच्छा सा क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको। इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? कैप्रिकॉर्न तो पास होता ही नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है? तो ओरिजिनली ये जो पर्टिकुलर आपका मेंबरशिप था, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दीज पर्टिकुलर कंट्रीज ओनली, बट नाउ इट इज ओपन टू ऑल यूएन मेंबर स्टेट। तो कंफ्यूज मत हो जाना, आप सोचें कि अभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न में, बिकॉज आर्कटिक एंटार्कटिक में तो क्या ही सोलर एनर्जी आती होगी, ऐसा नहीं है। सब यूएन मेंबर्स इसके अब मेंबर्स बन सकते हैं। अराउंड 100 कंट्रीज जो हैं 100 कंट्रीज जो हैं इसके करीब करीब आपके इसके मेंबर्स बन चुके हैं, उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है सोलर एनर्जी को प्रमोट करना एज वेल एज $1 ट्रिलियन को मोबिलाइज करना, यूटिलाइज करना बाय 2030 फॉर सोलर डिप्लॉयमेंट। कि सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए पूरे वर्ल्ड ओवर में $1 ट्रिलियन जो है उसको मोबिलाइज करना है, उसको यूज करना है आपका। ओके, और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? इंडिया जो है ये पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएगा जो काइंड ऑफ सिलिकॉन वैली की तरह वर्क करेगा फॉर रिसर्च पर्पसेस इन केस ऑफ सोलर एनर्जी। इसका फंडिंग कहां से आता है? तो देखिए, फंडिंग तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वही करते हैं, जिसमें जो इनिशियल फंडिंग है, सीड फंडिंग जिसे कहते हैं, सबसे पहले सीड लगाने के लिए वो करी है इंडिया और फ्रांस ने, जिसमें इंडिया इज अ मेजर पार्टनर बिकॉज जो हेडक्वार्टर है, जो सेक्रेटेरिएट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो सारा का सारा गुरुग्राम के अंदर में ही आपका लोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट पायस अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो यहां पे अग्नि 5 जो पहले से हमारे इंडक्टेड है, इसके अंदर में हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी करी है जिससे ये और एडवांस बन चुका है, तो उसका हमने एक और सक्सेसफुल यहां पे पर्टिकुलर टेस्ट कर लिया है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अग्नि मिसाइल? अग्नि मिसाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन विच इज विद द इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये जो पर्टिकुलर अग्नि मिसाइल है, ये हमारा एक ब्रॉडर प्रोग्राम था, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमने 1983 में स्टार्ट करा था। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू तो क्या वैसे कई हुए हैं, बट लेट्स से वन ऑफ द वेरी फ्यू सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो 83 में इनिशिएट करा था और 2008 में हमने जो इसके अंदर में डिसाइड करा था हमें किस किस टाइप की मिसाइल्स बनानी है, वो हमने सक्सेसफुली कर ली थी। उनको आप याद भी कर सकते हो पटना के एक्रोनिम से, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, तो पटना बन जाएगा आपका ये। तो इसके अंदर में जो एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है वो आपकी अग्नि मिसाइल है, जो एक बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस आपकी मिसाइल क्रिएट करी थी। यहां पे आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी छोड़ा है, ये जो पर्टिकुलर IGMDP है, इसके लिए एक इसरो के साइंटिस्ट को DRDO में मूव करा गया था और उस पर्सन को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो विच पर्सन एम आई टॉकिंग अबाउट? तो यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ये जो आपका प्रोग्राम है जिसमें 5 मिसाइल्स हमें बनानी थी 5 टाइप्स की, वो हमने 2008 में सक्सेसफुली फिनिश कर दी थी। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल जो कही जा सकती है इन 5 में भी, वो अग्नि मिसाइल है। बिकॉज इस अग्नि मिसाइल ने हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नेबरहुड में नहीं, बट इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब हर पर्टिकुलर अर्थ के कॉर्नर के अंदर में अटैक करने की पावर हमें प्रोवाइड करी है। और हम ये देखते हैं कि जब हमने अग्नि 3 2006 में करा था, तब हमारे पास एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक का मतलब होता है कि इसकी रेंज 3000 को क्रॉस कर चुकी है, अराउंड 5000 हो रही है। ओके, और यहां पे अग्नि 5 जो है, जो 2012 में हुई थी, ये हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, विच मींस नाउ वी हैव द पावर, नाउ वी हैव अ मिसाइल जिससे हम इंडिया से किसी भी कॉन्टिनेंट के ऊपर पे इंटरकॉन्टिनेंटल अटैक कर सकते हैं, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। जो हमारी अग्नि 3 है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अग्नि 3 जो थी, इट हैड बिकम केपेबल ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और इसके बाद से 2006 के इस मिसाइल के बाद से चाइना हमें सीरियसली लेने स्टार्ट करा था, बिकॉज जब हमारे पास इस रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल है, विच मींस वी वर
और एट पार इन टर्म्स ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी विद चाइना। मतलब अगर चाइना हम पे अटैक करता है तो इंडिया भी अब केपेबल है चाइना के ऊपर पे इस टाइप के मिसाइल से अटैक करने के लिए। तो ये अग्नि फर्स्ट से हमने स्टोरी स्टार्ट करी थी। 1989 में फर्स्ट टेस्ट किया था। 700 इसकी पर्टिकुलर रेंज थी। इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर अग्नि 2 आई 99 में, 3 आई 2006 में, 4 आई 2010 में और फिफ्थ आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ था 2012 में। अब अग्नि 6 जो है ये अभी इन वर्क है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये मत समझ लेना कि अग्नि 6 वेरिएंट एग्जिस्ट करता है। दिस इज ओनली इन द वर्किंग स्टेज राइट नाउ, जिसमें वी वांट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मिसाइल जो 8000 से 1000 किलोमीटर तक कर पाएगा और MIRV कैपेबिलिटी भी होगी। अब ये जो MIRV कैपेबिलिटी है ये हम अग्नि 5 में भी ट्राई कर चुके हैं और हम सक्सेसफुली इसको अचीव कर पाए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा वन लाइनर था। व्हाट इज MIRV? तो MIRV स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब कि ये कोई ऐसी मिसाइल है जिसके अंदर में मल्टीपल इंडिपेंडेंट आपके, मतलब कि एक ही हमने मिसाइल लॉन्च करी, उसके अंदर हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं। यानी डिफरेंट टारगेट्स को हम एक ही पर्टिकुलर मिसाइल से यहां पे अटैक कर सकते हैं। और री एंट्री व्हीकल, री एंट्री बिकॉज इतनी हाइट पे जाएगा, आपके एटमॉस्फेयर के क्रॉस करेगा और फिर ये री एंटर करेगा। तो इसको बेसिकली रेडार के थ्रू फाइंड आउट कर पाना या उसको बेसिकली डिसेबल कर पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है ये अग्नि 6 के लिए नहीं, अग्नि 5 में हम यूज कर चुके हैं। तो करंटली जो हमने यहाँ पे अग्नि मिसाइल के अंदर में जो टेस्ट किया है ये वाला, इसके अंदर में हमने हमारी जो MIRV टेक्नोलॉजी है इसको भी यूज कर लिया है। यानी कि अब हमारे पास में भी बहुत ही एडवांस लेवल की ये वेपनरी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट पे आते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन टू बिगिन इंडिया यूरेशियन ट्रेड डील। तो भाई अब हमें भी पता है कि हमारा यूएस के साथ जो रिलेशन है बहुत डाइसी सा हो चुका है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। तो वी डोंट नो कि हमारे रिलेशंस कहां जाएगी। और एट द सेम टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने हमारे ऊपर पे टैरिफ्स भी लगा दिए हैं और इस वजह से इंडिया को नए ट्रेड पार्टनर्स के साथ जल्दी से जल्दी डील्स करना रिक्वायर्ड है, सो दैट कि उन टैरिफ्स का जो इंपैक्ट हमारे पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स पे पड़े वो उतना ज्यादा डीप ना हो, सो दैट बिकॉज नाउ वी हैव ऑल्टरनेटिव प्लेसेस जहां पे हम इस पर्टिकुलर सामान को बेच सकते हैं। तो उसी के लिए हमने यहां पे एक पर्टिकुलर FTA के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। व्हाट एग्जैक्टली आर टर्म्स ऑफ रेफरेंस? तो जब भी कोई एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज पहले बैठते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से टर्म्स को रेफर करना है, हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर पे बात करनी है। तो जब ये पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज हो जाएंगे, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर पे ही एक एक करके सब पे डिस्कशन होगा और उसी में से जो फाइनल एग्रीमेंट है वो आपका निकल के आता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो पर्टिकुलर स्टेज होती है ये इनिशिएशन स्टेज होती है, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि अब हमने फॉर्मली एक एग्रीमेंट के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये EU नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, EAEU, यूरा एशियन इकोनॉमिक यूनियन है आपका ये। तो ये EAEU क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल आपका ट्रेड ब्लॉक है जो आपका 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। ओरिजिनली इसको यूरेशियन कस्टम यूनियन था, फिर ये यूरोशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गया है, तो अब ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो जैसे EU का डेवलपमेंट हुआ था, सिमिलरली इसका भी इसी तरीके से ही डेवलपमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर है आपका मॉस्को, रशिया के अंदर में। और किस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर में हुआ है? सो इट इज ऑन द ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हमने ट्रीटी साइन करी 2014 में, उसके थ्रू हमने ये पर्टिकुलर बॉडी को डेवलप करा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जो पर्टिकुलर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है इसके मेंबर्स कौन है? ये डायरेक्टली आपका वन लाइनर आ सकता है। तो इसके मेंबर्स हैं रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक। तो ये जो पर्टिकुलर 5 स्टेट्स हैं इनके साथ इंडिया ने अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेके नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं? तो इसकी 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, एक तो
क्यूबा है और उज्बेकिस्तान है। क्यूबा और उज्बेकिस्तान आपके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ये मेंबर कंट्रीज नहीं है, विच मींस कि ये मीटिंग्स में पार्टिसिपेट तो करती हैं बट डिसीजन मेकिंग के अंदर में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, और इस एफटीए का रेलेवेंस क्या होगा? तो इसका सिंपल सा रेलेवेंस है कि भाई ये जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं ये रिच है आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में, आपके एनर्जी फ्यूल्स के अंदर में, जैसे नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, एंड इंडिया अपना 80% से ज्यादा जो ऑयल है, आपका नेचुरल गैस है, एनर्जी उसको इंपोर्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे सोर्स कंट्री बन जाएंगे। एट द सेम टाइम हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन भी बन सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी क्रिएट हो जाएगी, एडिशनल मार्केट क्रिएट हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम यूएसए, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, यूएस इंपोजेस न्यू सैंक्शंस ऑन आईसीसी ऑफिशियल्स ओवर इजराइल। तो आईसीसी करके आपका एक कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके पर्टिकुलर कोर्ट ने यहां पे क्या करा है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और जो गाजा के अंदर में आपका हमास है उसके लीडर के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर दिए थे। तो यहां पे इजराइल के सपोर्ट में यूएस ने क्या करा, आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर पे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया, स्टेटिंग कि ये जो पर्टिकुलर आईसीसी कर रहा है ये नेशनल सॉवरेनिटी का यहां पे ब्रीच हो रहा है, यहां पे ये एक ओवर रीच है ऑफ आईसीसी, जो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल कोर्ट है। यहां पे इजराइल के जो कोर्ट्स हैं दे आर फुली केपेबल कि अगर इन लोगों ने कोई क्राइम कमिट करा है तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम, बट आईसीसी अगर इस तरह से कर रहा है तो ये नेशनल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि ये आईसीसी क्या है, इसका जुरिडिक्शन क्या होता है और यहां पे ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है। ओके, तो हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया, आईसीसी समझ लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्ट है ये एज अ नेम सजेस्ट ये क्रिमिनल कोर्ट है, मतलब कोई क्राइम कमिट हुआ उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया है। ये स्टैब्लिश हुआ था अंडर रोम स्टैच्यू ऑफ 1998 और ये इन फंक्शन हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2002। तो 1 जुलाई 2002 को इसका फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिशमेंट है और ट्रीटी है रोम स्टैच्यू ऑफ 1998 और ये हेडक्वार्टर है, लोकेटेड है इन द हेग इन नीदरलैंड्स। अब यहां पे समझने की बात यह है कि जो डेट है 1 जुलाई 2002 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज आईसीसी का जो जुरिस्डिक्शन है ये प्रोस्पेक्टिव है ना कि रेट्रोस्पेक्टिव, विच मींस अगर लेट्स से कि 30 जून 2002 को कोई इंटरनेशनल क्राइम कमिट हुआ जो जिसको ये ट्राई कर सकता था, उसको ये ट्राई नहीं कर पाएगा बिकॉज ये जुरिस्डिक्शन प्रोस्पेक्टिवली करता है। मतलब 1 जुलाई 2002 के बाद अगर कोई क्राइम होगा जिसमें लोकल कोर्ट जो है उस कंट्री के कोर्ट्स अगर डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में इनके पास में जुरिस्डिक्शन फॉल करेगा। ओके, तो ये फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसमें स्टेट्स को ट्राई नहीं किया जाता, इजराइल नहीं ट्राई होगा, इसमें इंडिविजुअल्स को ट्राई करा जाता है ऑन 4 पर्टिकुलर क्रिमिनल चार्जेस, जिसमें से एक है जीनोसाइड, एक है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एक है वॉर क्राइम्स और फोर्थ है क्राइम ऑफ अग्रेशन। तो सिर्फ 4 टाइप के क्राइम्स के लिए ही इसमें ट्राई किया जाता है। ओके, अब इसका जुरिस्डिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरिस्डिक्शन क्या है इसका कि यहां पे अगर क्राइम्स कमिट होते हैं ऑन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी और बाय इट्स नेशनल और इफ रेफर्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऐसे समझिए इजराइल जो है वो इसका मेंबर नहीं है, विच मींस इजराइल के टेरिटरी के अंदर में अगर कोई इजरायली ऐसे क्राइम करते हैं तो उसके अंदर में आपका आईसीसी का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। तो आईसीसी का जुरिस्डिक्शन कब होता है? आईसीसी का जुरिस्डिक्शन होता है या तो जो पर्टिकुलर इसका मेंबर स्टेट है उसकी टेरिटरी में क्राइम हो, या उस टेरिटरी के जो नेशनल्स है उनके अगेंस्ट में या उनके थ्रू कोई क्राइम कमिट हो, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने रेफर करा हो। तो ये समझना जरूरी है। तो इजराइल मेंबर नहीं है, बट पैलेस्टीन जो है, जो गाजा है, जो वेस्ट बैंक है, वो इसके मेंबर है। विच मीन्स अगर पैलेस्टीन गाजा के अंदर में कोई पर्टिकुलर वॉर क्राइम होता है और अब वो चाहे नॉन मेंबर कमिट करे, जैसे इस केस में इजराइल कर रहा है, तो भी उनके ऊपर पे आपका जुरिस्डिक्शन फॉल करेगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जुरिस्डिक्शन समझने के लिए। इफ क्राइम्स आर कमिटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी और बाय इट्स नेशनल और इफ रेफर्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो ये जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। फिर आते हैं मेंबरशिप पे। तो अराउंड 123 कंट्री जो है इसके मेंबर्स हैं, बट मेंबर से हमें मतलब नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट नॉन मेंबर्स कौन से? बहुत सारे हैं, बट हम मेजर वाले देख लेते हैं, जिसमें इंडिया है, यूएस है, इजराइल है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। ये सारी कंट्री जो हैं ये नॉन मेंबर्स हैं, which means they do not accept the jurisdiction of ICC। तो यूएस, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, तो ये मेजर पावर जो है कोई भी इसका सिग्नेटरी नहीं है।
ओके अब यूएस और आईसीसी का रिलेशन क्या है? यूएस एक इंटरेस्टिंग केस है जिसने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन किया था 2000 के अंदर में, बट 2002 में अपने सिग्नेचर विथड्रॉ कर लिए, विच मींस कि आई एम नॉट बाउंड बाय द आईसीसी। और कंसिस्टेंटली आईसीसी को ये पॉलिटिसाइज करने के लिए, इंटरनेशनलाइज करने के लिए लोकल क्राइम्स को यहां पे ये क्रिटिसाइज करता आया है। करंट इश्यूज क्या है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इन लोगों के अगेंस्ट में करा गया था वॉर क्राइम्स के, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन के, वॉर क्राइम्स के, सबके यहां पर केसेस जो हैं वो फाइल करे गए हैं, जिसके रिस्पॉन्स में यूएस ने क्या करा है? आईसीसी के ऊपर पे सैंक्शन लगा दी, कॉलिंग इट एज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और आईसीसी ने क्या है? इसको कंडेम किया है। बट व्हाट कैन यू डू? इस पर्टिकुलर केस में यूएस इज अ सुपर पावर करंटली लेड बाय अ मैडमैन, तो बेसिकली आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो लेट्स सी कि इसमें आगे क्या होता है। बट करंटली हमारे काम का यही कि आईसीसी क्या है, उसका जुडिक्शन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट नॉन मेंबर्स कौन से हैं, यूएस का जो पर्टिकुलर केस है वो हमने अलग से डिस्कस कर लिया है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, सीपैक फेज 2 टू बी लॉन्च ड्यूरिंग पाक पीएम चाइना विजिट। तो पाकिस्तान के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, जो लेट्स से कहने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर है ही, चाहे पावर आर्मी के पास हो, तो ये अब चाइना विजिट करेंगे और वहां पे जो सीपैक है इसका फेज 2 जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये सीपैक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? तो देखिए चाइना जो है, चाइना हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री, और अब ये धीरे धीरे अपनी डोमिनेंस को जो है वो बाकी फील्ड्स में भी रेज करना चाहता है, स्पेसिफिकली बाय क्रिएटिंग इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सो दैट जितने भी पर्टिकुलर कंट्रीज हैं वो चाइना से एक्सपोर्ट कर सके, उनके पास में एक्सपोर्ट करना इजी हो, एट द सेम टाइम चाइना को भी कुछ अगर इंपोर्ट करना है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वो भी इजीली इंपोर्ट कर सके। तो करंटली अगर चाइना को इंडियन ओशन को एक्सेस करना होता है तो चाइना को पूरा साउथ चाइना सी क्रॉस करते हुए, मलाका स्ट्रेट क्रॉस करते हुए, इंडिया के ईस्ट से आते हुए और फिर आके उसे अरेबियन सी का एक्सेस मिलेगा। तो चाइना ने यहां पे क्या करा है, आपका इसका काशगर करके जगह है आपके जिनजियांग प्रोविंस में, वहां से एक पर्टिकुलर रेल रोड हाईवे, रेलवे लाइन और एक रोडवे का लाइन बना रहा है, जो पूरा का पूरा पाकिस्तान से होता हुआ ग्वादर करके एक पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है आपका, जो आपका जो पाकिस्तान के अंदर में पोर्ट है बलूचिस्तान में, जिसको चाइना डेवलप करा। उससे फायदा क्या हो रहा है कि यहां पे जो चाइना की मेनलैंड टेरिटरी है उससे एक डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है उसे अरेबियन सी से। अब यहां से वो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, इंपोर्ट भी कर पाएगा, और इसके अलावा यहां पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है, जो पूरा का पूरा आपका पूरा रास्ता है, उसको भी यहां पे ये स्किप कर पाएगा। ओके एट द सेम टाइम यहां से, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो इंडिया का, वी कैन कॉल इट एज एन एनिमी कंट्री, चाइना के भी इंडिया से इश्यू रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां से अब उसके पास में डायरेक्ट एक्सेस भी मिल रहा है चाइना को, इंडिया को काउंटर करने के लिए। अब यहां पे जैसे आप मैप में भी देख पा रहे होगे, इंडिया ने जो चाइना का ये इनिशिएटिव इसको क्रिटिसाइज करा है, और चाइना का एक ब्रॉडर प्लान है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको ज्वाइन भी नहीं किया। और उसको ज्वाइन नहीं करने का जो एकमात्र रीजन था वो ये था सीपैक। क्यों? क्योंकि सीपैक जो है वो POK के थ्रू जाता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन टेरिटरी जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में, ये पर्टिकुलर जो रेल रोड लिंक है और पाइपलाइंस भी होंगी, ये पर्टिकुलर POK से जाता है, जो इंडिया कहता है इट इज बेसिकली अ ब्रीच ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी, और इसलिए इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। बट पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान के इससे बहुत हाई होप्स हैं कि इससे हम 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे, ऑल्दो द रियलिटी इज कि सिर्फ 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं वहां पे, बट पाकिस्तान बिलीव्स कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज कर देगा। लेट्स सी कि कर पाता है नहीं कर पाता है, बट इसका फेज 2 जो है वो अब स्टार्ट करने की बात चल रही है। कब हुआ था सीपैक लॉन्च? तो 2015 में अनाउंस हुआ था अंडर चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। किस चीज को ज्वाइन करेगा? ग्वादर, पाकिस्तान ग्वादर का पोर्ट है। एक क्वेश्चन आपसे यही है, ग्वादर को काउंटर करने के लिए इंडिया ईरान में जो पोर्ट बना रहा है उसका नाम क्या है, और चाइना में कौन सी प्लेस है? काशगर, तो इनको कनेक्ट करेगा। BRI जो है इसमें 100 नेशन प्लस इसके अंदर में इन्वॉल्व है। ओके, अब यहां पे क्या है, अब आप ये समझिए, जब चाइना इस पाकिस्तान के अंदर में इंफ्रा क्रिएट कर रहा है, तो चाइना इसके अंदर में फंड नहीं कर रहा है, या पूरा फंडिंग तो नहीं है इस केस में। चाइना जो है यहां पे मैन और मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसका पेमेंट पाकिस्तान को करना है। तो ये जो पर्टिकुलर चाइना का तरीका है कि वो दूसरे कंट्रीज में इंफ्रा करता है ऑन लोन, इससे क्या होता है, किसी कंट्री की डेट इंक्रीज हो जाती है, और आज पाकिस्तान जो है वो चाइना के बहुत बड़े डेट के अंदर में है, जो पॉसिबली पाकिस्तान
नहीं चुका पाएगा, उसके पास वैसे ही वो बैंकरप्ट है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि जो सीपैक के अंदर में ये इंफ्रा करता है ये चाइना ओन ही इंफ्रा हो जाए और चाइना ही इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे। तो यहां से पाकिस्तान को जो बेनिफिट होने वाला है कि कोई हमें इनकम आएगी से, उसके चांसेस बहुत लो हैं। ओके, चाइना सीपैक को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी देखता है बिकॉज इट गिव्स एक्सेस टू इंडियन ओशन ऑल्सो। इंडिया अपोजेस इट बिकॉज ये सॉवरेनिटी पीओ के थ्रू पास होता है, इंडियन सॉवरेनिटी को करता है। और इंडिया का क्लेम क्या है कि प्लीज आप हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करिए, हमारी सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करिए, गवर्नेंस पे वर्क करिए और इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करिए कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो यू कैन नॉट क्रिएट अ इकोनॉमिक कॉरिडोर विद द डिस्प्यूटेड पार्टी। ओके, तो यहां पे ये है रिगार्डिंग योर सीपैक। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज दोनों न्यूज़पेपर्स के अंदर में। अभी भी आपको कोई टॉपिक है जो लगता है कि हमें कवर करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको MIT सीरीज में कहीं और पे कवर करेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।